न्यू स्टेट न्यूज नेशन के कॉन्क्लेव 4 साल चहुमुखी विकास में हमने दिन भर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके विभाग का लेखा जोखा लिया, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सम्मुख रखा। अब हमारे बीच आपके चहेते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। मैं चाहूंगी आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी अपने 4 साल के कार्यकाल में किए गए कामों से, नीतियों के जरिए प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान और ख्याति बटोर रहे हैं और अब सबके चहेते बन रहे हैं। और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोरोना काल में किए गए उनके कार्य को सराहना मिल रही है, बाकायदा स्टडीज हो रही हैं, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज अपने इसी कार्य कौशल की बदौलत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी शासित राज्यों के दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक रोल मॉडल की तरह से बनकर उभर रहे हैं। आपका स्वागत है और मैं चाहूंगी हमारे एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला जी मंच पर आएं और वेलकम नोट के साथ इस सेशन की शुरुआत से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देवियों और सज्जनों, आपका न्यूज़ नेशन के इस कॉन्क्लेव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे इस कॉन्क्लेव का विषय है 4 साल चहुमुखी विकास। अगर हम इकोनॉमिक आंकड़ों को देखें तो पिछले 4 साल की कहानी इकोनॉमिक आंकड़े बताते हैं, लेकिन और हम टीवी चैनल में सरकार को जनरली क्रिटिसाइज़ करते हैं और सरकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं वो भी हम बताते हैं, लेकिन योगी सरकार का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जिसको कि हम लोग जनरली टीवी में डिस्कस नहीं करते, वो ये है कि योगी सरकार ने 4 साल में लोगों का ट्रस्ट अर्न किया है। लोगों को अब सरकार में ट्रस्ट होने लगा है, जिसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं। अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट रॉबर्ट पुटनम की थ्योरी है कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल कैपिटल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल। और इसके पीछे कारण क्या है, अगर हम देखें कि कैसे ये सोशल कैपिटल गेन किया है, इसके पीछे कई कारण हैं। एक बड़ा कारण ये है कि पहले जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और सत्ता के बीच का डिफरेंस था वो बहुत कम रह गया था। मालूम ही नहीं चलता था कि कौन क्रिमिनल है और कौन सत्ता में है। लेकिन योगी जी ने आकर एक एक करके उस स्ट्रक्चर, सारे स्ट्रक्चर को एक एक करके डिमोलिश किया, और यही कारण है कि लोगों का ट्रस्ट आज योगी जी की सरकार के ऊपर बढ़ा। और अगर हम देखें तो आम आदमी का तो एक बड़ा इंडिकेटर ये है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पहले जो सरकारें होती थी उनमें जो इन्वेस्टर समिट होता था उसमें जो भी फिगर आते थे वो ज़मीन में नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, तो यहाँ जो इन्वेस्टर है उसने भी यहाँ जो भी अनाउंसमेंट किए लाखों करोड़ों के, वो ज़मीन में आए और वो वाकई इन्वेस्टमेंट किए। अगर हम देखें तो आम जनता जब चारों तरफ देखती है, टैक्स पेयर के पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस नए बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस सरकार के ऊपर बढ़ता है। जब कोरोना होता है तो सरकार के ऊपर एक आम आदमी में डिपेंड कर सकता है। माइग्रेंट लेबर सिर्फ कहता है कि बस मैं यूपी के बॉर्डर में पहुंच जाऊं फिर तो योगी जी हमारी देखभाल करेंगे। तो ये जब ट्रस्ट जब होता है, जिसको ये सोशल कैपिटल मेरे ख्याल से गेन करना ये योगी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सरकार का भी ट्रस्ट लोगों पे बढ़ा है। आप देखिएगा कि ये जो इलेक्शन ईयर है, जनरली जो इलेक्शन बजट होते हैं चाहे कोई भी स्टेट हो, वो जनरली पॉपुलिस्ट बजट होते हैं। सरकारें डोल आउट करती हैं और इनडायरेक्टली बोले तो वोट खरीदती हैं, लेकिन योगी जी ने अपने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशन बढ़ाया है, हेल्थ सेक्टर में एलोकेशन बढ़ाया है, और ऐसे सेक्टर्स में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की बात करी है, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके कि रिजल्ट 3-4 साल के बाद आते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस दिखाता है योगी सरकार का अपने कामकाज में। और अंत में बस मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे राजधर्म में कहते हैं कि एक शासक को एक सन्यासी की तरह होना चाहिए,
योगी जी ने दिखा दिया कि जब एक योगी, एक सन्यासी जब शासक बनता है तो किस तरीके से जो जनता है वो अपने शासक के ऊपर ट्रस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अब हम अपने दर्शकों को जो टीवी के माध्यम से लगातार इस कॉन्क्लेव को देख रहे हैं दिन भर, उन्हें भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे और यहाँ पर सदन में मौजूद आप सभी को और ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए सेशन की शुरुआत करेंगे। मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया जी से कहूँगी कि वो योगी जी के संग मंच पर आएँ और इस सेशन की शुरुआत करें। Shall I roll? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इस कॉन्क्लेव में आपका स्वागत है। और इस शाम मैं बैठा हूं उस ऊर्जावान व्यक्ति के साथ जिसकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे भी महसूस हो रही है। ये वो शख्स है जिन्हें जो काम जिस वक्त तक दिया गया 100% अपनी कोशिशों के साथ पूरा किया। योगी आदित्यनाथ अपने आप में उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, देश के जाने माने संतों में से एक हैं। और हमने पिछले 4 साल में इनके कई चेहरे देखे, एक प्रशासक का चेहरा, एक पालक का चेहरा, एक सर्वहारा वर्ग के ध्यान रखने वाले व्यक्ति का चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा जिसने अपने राज्य के अंदर कोविड जैसी महामारी को बाहरी ब्रेक लगाकर रोक दिया। वरना उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या 25 करोड़ है, वहाँ क्या हालात हो सकते थे ये हम सब सोच सकते हैं। हमारे लिए कितना बड़ा ये सपना, कितना दुर्दांत सपना होता, हम सब समझ सकते हैं। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं शुरुआत में यहीं से करूंगा कि आप जैसे ही घुसे लोगों ने कहा जय श्री राम। जय श्री राम पश्चिम बंगाल में नहीं चल रहा है, यहाँ से शुरू करता हूँ और फिर मैं आता हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या चलेगा? देखिए, जय श्री राम उत्तर प्रदेश में भी चलेगा, पश्चिमी बंगाल में भी चलेगा, पूरे देश में भी चलेगा। याद करिए 1990 के दशक के प्रारंभ में कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी जय श्री राम का विरोध करते थे। आज उनकी दुर्गति देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। और ये आज से नहीं हो रहा है, तो रामायण काल से हो रहा है। जो राम का द्रोही है उसको कहीं जगह नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि कम से कम जय श्री राम बोलने पर तो प्रतिबंध न लगाएं, अन्यथा देश की जनता ये सब चीज़ें स्वीकार नहीं करेगी। और बंगाल की जनता तो ये तय कर चुकी है कि जो राम के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे। योगी जी, शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आप एक भारी भरकम बजट लेकर आए। आपने लक्ष्य रखा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का। बहुत बड़ा लक्ष्य है और बहुत अच्छा लक्ष्य है अगर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए। आपका भारी भरकम बजट आया 5.5 लाख करोड़ रुपए का। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इस विपरीत परिस्थिति में जब कोविड हुआ, दुनिया भर की कई अन्य दिक्कतें देखने को मिली, कुछ इलाकों में स्लो डाउन भी हुआ, आपने इतने सारे पैसे आएंगे, चुनावी साल है, ये जुगाड़ कैसे किया? देखिए, 1 साल की तैयारी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए या समाज के विभिन्न तबकों के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो एक कार्य योजना तैयार की थी।
उसको पूरी ईमानदारी के साथ हमें लागू करना था। 2017 में जब हमें सत्ता मिली थी तब प्रदेश का खजाना खाली था, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बैंक और वित्तीय संस्थाएं हमें सहयोग देने को तैयार नहीं थी। मेरे सामने केवल एक ही विकल्प बचा था और वह विकल्प था कि मुझे संसाधन उत्तर प्रदेश से ही क्रिएट करने हैं और यहीं से इनकम बढ़ानी है। मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था, उस समय के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का था। हमने 2 सेक्टर पर फोकस किया, एक एग्रीकल्चर पर, दूसरा एमएसएमई पर, और दोनों पर फोकस करते हुए उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर रखा। उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। उसने हमारी इकोनॉमी को एक बल दिया। एक दूसरा, प्रदेश की इनकम को भी बढ़ाया। देखिए, बजट का दायरा बड़ा नहीं हो जाता है अगर आपके पास आय ही नहीं है तो। आप कर्ज लेकर के थोड़ा खर्च करेंगे, हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी। 2017 में प्रदेश में वैट था, जीएसटी उसी साल लागू हुआ। वैट प्रदेश के अंदर कुल 49,000 करोड़ प्राप्त होता था। हम लोगों ने उसे 1 लाख करोड़ तक पहुंचाया। आय यानी इनकम, इतना पहले 49,000 करोड़ राजकोष में जाता था, हमने उसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। तो अतिरिक्त जो पैसा आया है लगभग 51,000 करोड़, ये प्रदेश के विकास में ही खर्च हो रहा है। एक्साइज 12,000 करोड़ प्रदेश के अंदर मिलता था, आज वो 36,000 करोड़, 3 गुना ज़्यादा आ रहा है पैसा। ये भी प्रदेश के ही विकास में खर्च हो रहा है। ऐसे ही स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन में 10,000 9,000 से लेकर 10,000 के बीच में आता था, हमने उसे 23 से 25,000 करोड़ तक पहुंचाया है। माइनिंग में 1300-1400 करोड़ आता था, हम उसको 4,000-4,500 तक लेके गए। मंडी में 600-700 करोड़ आता था, हम उसको 2,000 करोड़ तक लेके चले गए। जितने लीकेजेस थे इसको सख्ती के साथ रोका गया। जो पैसा नेताओं की जेब में जाता था वो पैसा हमने राजकोष में जमा कराना प्रारंभ किया। आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में इनकम बढ़ी, तो साथ साथ हमने विकास कार्यों के माध्यम से, बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से उस पैसे को भी उसी रूप में बढ़ाना शुरू किया। 2 लाख करोड़ का बजट 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचा। कोविड-19 नहीं होता तो हो सकता है हमारा 6.5 लाख तक जाता, लेकिन हम भी पूरी तैयारी के साथ कार्य कर रहे हैं और मेरा मानना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और अच्छे ढंग से प्रोग्रेस करेगा। योगी जी, सबसे बड़ी बात जो विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा उठाता है वो कहता है कि योगी जी अपने राज्य में बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, बेरोजगारी जस की तस बनी हुई है। हाल ही में मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी और मैं उसको कोट भी करूंगा, वो है CMIE की, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें कहा गया है कि 2017 के मुकाबले जो जॉब की दर है, जो रोजगार है वो बढ़ा है। 2017 के मुकाबले रोजगार बढ़ा है। कितना बढ़ा है और किन सेक्टर्स में बढ़ा है? देखिए, 2017 में जब हम लोग आए थे, मार्च 2017 में, तब प्रदेश में हर सरकारी भर्ती न्यायालय के द्वारा उन्हें स्थगित करवाया गया था, स्टे किया गया था। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दी है। प्रदेश में व्यवसाय की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करके, उसकी रैंकिंग को बेहतर करके, जो हम 2016 में 14वें स्थान पर थे, आज हम दूसरे नंबर पर हैं। हमने निवेश मित्र पोर्टल बना करके सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उसे जोड़ा। 36 कार्यालय में कोई निवेशक नहीं जाएगा, एक जगह आवेदन करेगा और एक जगह आवेदन करके एक समय सीमा के अंदर उसको उसका लाइसेंस चाहिए, उसको NOC चाहिए, और जो देगा समय से, अच्छा है, नहीं देगा उसको डीम्ड मान लिया जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि ये मिल गया है, और अगर गलत मिला है तो फिर उसकी जवाबदेही शासन तय करती है। ये व्यवस्था लागू की, रिफॉर्म किए, आज इसका परिणाम है कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर है।
हमने कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को प्रदेश में लागू किया। इसमें हमने जो कहा था पहले दिन कि जीरो टॉलरेंस की नीति पे सरकार काम करेगी, हमने उसी तर्ज पर काम किया। आज उसका परिणाम है कि उसके बेहतर रिजल्ट हमारे सामने हैं। निवेश हुआ 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश केवल प्रदेश के अंदर निजी निवेश हुआ। 35 लाख से अधिक यूथ को केवल इस निजी निवेश से जो उत्पादन प्रारंभ हो रहा है, जो उद्योग लगा है, उसमें उन्हें नौकरी मिली। उद्योग का सहारा, स्वतः रोजगार, लोन मेलों के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से व्यापक पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर में व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। और उसका परिणाम है 2017 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5% थी, आज एक घट करके 4% के आसपास है। यानी इतना कम हुआ है। आबादी बढ़ी है लेकिन बेरोजगारी की दर कम हुई है। ये प्रदेश सरकार की उपलब्धि है। प्रदेश इस दौरान अपने आर्थिक उन्नयन की नई नई मंजिलों को चढ़ता गया। जो हम छठी अर्थव्यवस्था थे, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ है। ये प्रदेश के लिए बहुत उपलब्धि की बात है और ये नई संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर ये सब तलाशने का एक अवसर हमें देता है। तमाम प्रदेशों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और आपने उसके लिए लीकेजेस को रोका। उत्तर प्रदेश के बारे में साफ कहा जाता था यहाँ पर सब कुछ चलाने के लिए मंडियाँ लगती हैं। जब योगी जी ने यह सब करना शुरू किया तो विरोध भी हुआ होगा। देखिए, विरोध, आपको दिक्कतें भी झेलनी पड़ी होंगी, आप कईयों के निशाने पर भी आए होंगे। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है और अगर विरोध हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सामने लक्ष्य था और लक्ष्य इस बात का था कि हमें उत्तर प्रदेश की सूरत को बदलना है, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को चेंज करना है। देश और दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा है उसको चेंज करना है। हमारा यूथ या उत्तर प्रदेश का हमारा नागरिक कहीं जाता था उसको शक की निगाह से देखा जाता था। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं भी जाएगा, देश या दुनिया में, सम्मान की निगाह से वो देखा जाता है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार की उपलब्धि है और इस उपलब्धि के बल पर हम उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रसर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने बजट के बारे में बताया, लेकिन किसी भी जगह इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए या बाकी चीज़ों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कानून और व्यवस्था। उत्तर प्रदेश इसके मामले में कुख्यात भी था, विख्यात भी था। आपकी जो पॉलिसी है कि भाई इनकाउंटर कर दो, उसकी कहीं आलोचना भी हुई, कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये तरीका शायद ठीक नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्रवाई गुंडा एक्ट के खिलाफ आपकी सरकार में हुई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस कार्रवाई के बाद डाउन द लाइन क्या मैसेज गया है? देखिए, प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर ही कार्य किया है। अपराधी कोई भी हो उसके साथ उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो, आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना है। आज मैं कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। 4 वर्ष होने जा रहे हैं सरकार को, एक भी दंगा प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है। अपहरण का जो उद्योग प्रदेश के अंदर चलता था एकदम जीरो स्तर पर आ गया। आपसी रंजिश के मामलों को छोड़ दिया जाए तो छोटे छोटे मामले गांवों के होते हैं जिसमें कभी कभी हत्याएं भी हो जाती हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी कार्रवाई और हमारे स्तर पर, शासन स्तर पर, विभाग के स्तर पर कार्रवाई चल भी रही है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम न्यूनतम स्तर पर है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक बेहतर कानून व्यवस्था में से एक है और इसने न केवल प्रदेश के नागरिकों के मन में एक विश्वास पैदा किया है, प्रदेश की बहन और बेटियों के मन में एक विश्वास पैदा किया है, बल्कि निवेशकों के मन में भी एक नया उत्साह और एक नया विश्वास भरा है, जिससे देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक है।
आपने बड़े बड़े माफिया डॉन जो सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनके घर तोड़ दिए, उनके इलीगल इमारतों को ध्वस्त कर दिया। एक साहब हैं जो पंजाब की जेल से आना ही नहीं चाहते। आपको क्या लगता है, क्या डर है उनके मन में? मैं नाम भी ले लेता हूँ, मुख्तार अंसारी के मन में। और क्या कांग्रेस की पंजाब की सरकार उनको बचा रही है, जो प्रोडक्शन वारंट के बावजूद भी यहाँ नहीं आने दे रही? देखिए, हमने किसी निर्दोष का कोई मकान नहीं ढहाया है, लेकिन अगर किसी ने सरकारी भूमि पर कब्जा करके हवेली खड़ी की है तो कानून को तो अपना काम करना चाहिए। किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके किसी ने जबरन दबंगाई के बल पर अपनी हवेली खड़ी की है तो कानून वहाँ पे मौन नहीं रहेगा। अगर गरीब के लिए कानून है तो बड़े से बड़े नागरिक के लिए भी ये कानून बना हुआ है। और ये अभियान ऐसे ही तत्वों के लिए है, और जो लोग अपराध की दुनिया में अपना भविष्य देख रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी भी है कि संभल जाओ, जो बाप दादों की कमाई होगी वह भी ऐसे जाएगी फिर अगर अपराध की गलत दुनिया में जाओगे तो। दूसरा, कांग्रेस का एक विकृत चेहरा देश के सामने फिर से आ गया है। इनके नेता बोलते मंचों पे किस किस प्रकार के लच्छेदार भाषण करते हैं, लेकिन कितना बेशर्मी पूर्ण इनका चेहरा है कि इनकी सत्ताएं, इनके साथ द्वारा शासित सत्ताएं कैसे दुर्दांत माफिया और अपराधियों को संरक्षण देती हैं। ये एक उसका उदाहरण भी आपके सामने है, देश के सामने है, दुनिया के सामने है। लेकिन लोकतंत्र में माना जाता था कि लोकलाज से व्यवस्था चलती है। कांग्रेस ने वो लोकलाज भी त्याग दिया है। अब बेशर्मी की इस हद तक वे चले गए हैं कि उन्हें वोट बैंक के लिए उत्तर प्रदेश की 24-25 करोड़ जनता की सुरक्षा की कीमत पर वे किसी माफिया और किसी अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता समय आने पर इसका जवाब देगी, जरूर देगी। चूंकि आपने कांग्रेस की बात की, हाल ही में राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया केरल से। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से भी सांसद था, नॉर्थ से, लेकिन जब यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि यहाँ के लोग मुद्दों को ज़्यादा डीपली समझते हैं। तो क्या वो शायद ये जताना चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लोग उन मुद्दों को उतनी डीपली नहीं समझते? उनकी इस टिप्पणी को आप कैसे देखेंगे जब वो खुद 3 बार के सांसद अमेठी से रह चुके हैं? क्या वो अपने लोगों को इतना नहीं समझते? इसी को एहसान फरामोशी कहते हैं। जिस परिवार को उत्तर प्रदेश ने या उत्तर भारत ने कई बार देश की सत्ता की बागडोर सौंपी और लंबे समय तक सौंपी, सवाल उत्तर प्रदेश और केरल का नहीं है। केरल हमारे लिए सनातन आस्था की भूमि है, आदि शंकराचार्य की वो जन्मभूमि है, नारायण गुरु की जन्मभूमि है। भारत की सनातन धर्म की जड़ें मजबूती के साथ जुड़ी हुई हैं। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए केरल से ही निकल करके स्थापित की थी। सवाल ये है कि ये विभाजनकारी मानसिकता कांग्रेस की वास्तविक पहचान बन चुकी है, और कांग्रेस में इस प्रकार के चेहरे नहीं होते तो कांग्रेस मरती क्यों? तो कांग्रेस के लिए जो है राहुल गांधी इसको एक उपलब्धि मानते होंगे जो इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये कांग्रेस को पूरी तरह ले डूबने के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार के वक्तव्य पर्याप्त हैं। जनता उनकी असलियत को जानती है। आज वह केरल में जाकर के उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत को गाली देते हैं, कल वह बाहर जाएंगे तो केरल के लोगों को भी वही गाली देंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार वो कर रहे हों। इससे पहले यूएस एम्बेसडर के सामने उन्होंने जो बात कही थी भारत के संगठनों के बारे में, तब जैसे मोहम्मद और जैसे आतंकी संगठनों को क्लीन चिट देने का काम भी राहुल गांधी ने किया था। तो ये तो मानसिकता का वो है। इसमें मुझे लगता है कि वो मानसिकता कभी बदलेगी नहीं। उन्होंने हमेशा इस प्रकार का व्यवहार ही किया है।
और अमेठी की जनता ने उसका सबक 2019 में उनको दे करके हिसाब किताब पूरा किया है और आगे के लिए भी उन्होंने एक भूमिका तैयार कर दी है कि बाकी आगे के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को क्या निर्णय करना है। उनका एक बयान और आया इस संदर्भ में, इससे थोड़ा दूसरा, आरएसएस की आलोचना करते करते वो यहाँ तक कह गए कि सरस्वती शिशु मंदिर और पाकिस्तान के जो तालिबान वाले मदरसे हैं वो एक जैसे हैं। इस कंपैरिजन को आप कैसे देखेंगे? वो सरस्वती शिशु मंदिर जो सालों से बिना स्वार्थ के सबसे सस्ती एजुकेशन गांव-गांव में पहुंचा रहा है। देखिए, मैंने कहा ना, यही नासमझी है। श्री राहुल गांधी जी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर के सोचे होते तो दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बिना किसी सरकार के, बिना किसी सत्ता के सहयोग के देश के अंदर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। सरस्वती शिशु मंदिर देश के अंदर हजारों की संख्या में जिनकी चेन खड़ी है, बिना किसी सरकारी सहयोग के संचालित हो रहे हैं और इसकी शुरुआत 1952 में गोरखपुर से ही हुई थी। पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में स्थापित हुआ था और आज देश में भी और दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग होती है सरस्वती शिशु मंदिर की, जहां भारतवंशी परिवार रहते हैं। भारत के अंदर भी हर एक जगह मांग होती है, क्योंकि भारतीयता की शिक्षा, राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के वे महत्वपूर्ण केंद्र है। सरस्वती शिशु मंदिर पाठ्यक्रम शासन का होता है, संस्कार भारत का होता है। यह कार्य सरस्वती शिशु मंदिर कर रहा है जो सरकारों को करना चाहिए था आज़ादी के बाद। वह दायित्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बिना सत्ता में रहे, बिना सरकार के सहयोग से अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए किया। राहुल गांधी में ये थोड़ी सोच होती तो कम से कम उन मदरसों से सरस्वती शिशु मंदिर की तुलना नहीं होती जो आतंकवाद की जड़ बने हुए हैं। मुझे लगता है ये विकृत सोच ही कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वाकई इस देश को समझते हैं? ये वक्तव्य ही इस बात को साबित करते हैं कि राहुल गांधी को राहुल गांधी की समझ से परे है देश को समझना और देश के संगठनों को समझना। उनकी बुद्धि से ऊपर की बात है ये सब। मैं किसान आंदोलन पर आता हूं। पब्लिक बहुत कुछ हो गई आपकी बात सुन के। नहीं, खैर, मैं एक और गंभीर मुद्दे पर आता हूं, किसान आंदोलन पर आता हूं। किसान आंदोलन के नेताओं ने, जिसमें से एक नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने कहा 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलेगा। कुछ की स्ट्रैटेजी ये है कि इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश के चुनाव तक खींचा जाए। मैं आपसे साफ तौर पे जानना चाहता हूं, क्या अब आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन बीजेपी विरोधी राजनीतिक आंदोलन बन गया है? देखिए, ये तो हर अच्छे कार्य में पिछले 6 वर्ष के अंदर आप देख रहे होंगे, जब भी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कोई अच्छा काम करती है तो आंदोलन जीवी कोई ना कोई आंदोलन खड़ा करते हैं। आज भी मेरे पास किसान एक महत्वपूर्ण खाप से जुड़े हुए, मलिक खाप से जुड़े हुए उनके चौधरी और उनके जुड़े हुए महत्वपूर्ण किसान नेता मुझसे मिलने के लिए आए थे आज सुबह, और उन सब ने केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान के हित में किए जा रहे कार्यों का समर्थन किया। केंद्र और प्रदेश सरकार ने किसानों के हित के लिए जो कार्य किए हैं, और खासतौर पर विगत 6 वर्षों के दौरान जितने कार्य हुए हैं, आजादी के बाद कभी इस प्रकार के कार्य नहीं हुए। अन्नदाता किसान का जितना सम्मान हुआ है, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक अगर आप जाएंगे, सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। आज गन्ना किसान इस बात के लिए संतुष्ट हो सकता है कि आने वाले समय में उसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अब शुगर केन से शुगर जितनी आवश्यकता होगी उतनी शुगर बनेगी। से शुगर की आवश्यकता नहीं तो शुगर केन से सीधे इथेनॉल बना करके हम अच्छा लाभ किसान को दे सकते हैं। ये चीज़ें मुझे लगता है कि
प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी देने का काम मोदी जी ने दिया। लागत कम करना, उत्पादन ज्यादा बढ़ाना, यह तकनीक मोदी जी किसानों को दे रहे हैं। और बार बार इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री जी देते हैं कि खेती के अनुबंध से संबंधित यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती की जो बात आती है, तो इसमें हम इस बात को देखेंगे कि आप किसान इस बात के लिए, यह कानून खेती के अनुबंध से संबंधित नहीं, यह कानून फसल के अनुबंध से संबंधित है और वो पहले से ही देश के अंदर चल भी रहा है। यह एक विकल्प है, बाध्यता नहीं, लेकिन उसके नाम पे भोले भाले किसानों के कंधे पे बंदूक रख करके साधने का प्रयास कुछ निहित स्वार्थी तत्व कर रहे हैं। ऐसी मंडी के बारे में, ऐसे एमएसपी के बारे में, यह ऑर्डिनेंस जून 2020 में पास हो गया था, हमने लागू कर दिया यूपी में भी, लेकिन लागू होने के बाद से एक भी मंडी प्रदेश की बंद नहीं हुई। हमारी मंडियों में प्रोक्योरमेंट वैसे चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। फिर एक गलतफहमी क्यों कि मंडी बंद हो जाएंगे। एमएसपी विगत वर्ष हम लोगों ने 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया और इस बार इस कानून के लागू होने के बाद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया और एमएसपी किसान के खाते में सीधे भेजा। कहां पे एमएसपी समाप्त हो गई, कहां मंडी समाप्त हो गई, कहां पे कौन से किसान का अब तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कौन से किसान के खेत को गिरवी रख दिया गया। ये केवल गुमराह करने की एक साजिश है। गुमराह करके किसानों के कंधे में बंदूक रख करके देश के विकास को रोकने की एक साजिश का हिस्सा है। और इसकी आड़ में कौन लोग हैं जिनका खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं। हमारी तो अपील है हर किसान बंधु से कि भाई वे आए, शासन ने बातचीत करने के ऑफर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के बाद तो मुझे लगता है स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आंदोलन को स्थगित करके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कमेटी के सामने जाकर के अपनी बात रखते वह सरकार को अपनी सुझाव देती, मामला आगे बढ़ जाता। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि किसानों के हित के लिए किए गए निर्णय को राजनीतिक रूप देने का प्रयास हुआ है। जहां तक सवाल है ये आंदोलन कब तक चलना है, ये आंदोलन जीवियों को तय करना है, वो अपना तय कर लें। हम किसानों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं, आगे भी कार्य करेंगे। कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं जहां पे किसानों के हितों के साथ कोई भी गलत काम हुआ हो या हो रहा हो। और जहां तक चुनाव का प्रश्न है, 2022 में चुनाव आने ही है, हम लोग तैयार हैं उसके लिए भी, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी 2017 की तर्ज पर फुल मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ फिर से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। यही तो मुद्दा है ना योगी जी, वो जानते हैं कि काम के बल पर आपसे निपटा नहीं जा सकता, इसीलिए एक माहौल तैयार किया जाए, जबरदस्ती आंदोलन को खींचा जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उसमें शामिल किया जाए और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वक्त के माहौल को बिगाड़ा जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, हमारा किसान भी बहुत जागरूक है, मजदूर जागरूक है, समाज का हर तबका बहुत जागरूक हो चुका है। वे इस प्रकार के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। और अगर किसी को गलतफहमी होगी तो अभी हाल ही में उपचुनाव के परिणाम तो उसके संकेत हैं कि प्रदेश की जनता के मानस में क्या भाव है। ये उपचुनाव केवल एक जगह नहीं हुआ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से सीटें जीती हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। आगे की अगर बात करें, आपको किसान आंदोलन के जैसे हालात बने हैं, उससे पहले सीए एनआरसी वाले हालात बने, बार बार सरकार के जो निर्णय हो चुके हैं उनके सामने खड़े हो जाना और कहना भाई इस कानून को अब बदलो, इस कानून को अब बदलो, इस कानून को अब बदलो। ये कौन लोग हैं
जो मोदी विरोध के नाम पर ये गतिविधियां चला रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे इनको? मैं यही तो कह रहा हूं ना कि आखिर ये सिलसिला कब तक, आखिर कब तक चलेगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमेटी गठित कर दी किसानों की प्रतिनिधियों की, और किसान प्रतिनिधियों की कमेटी गठित होने के बाद जिसको भी देना होगा सुझाव वहां तक देगा, तब तक उन कानून को स्थगित करने की बात कह दी गई। तो फिर अगर आपकी नियत साफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात को क्यों नहीं रखते? एक केवल विरोध के नाम पर विरोध करना, आंदोलन के नाम पर अनावश्यक माहौल को खराब करना, जहां पे लक्ष्य हो जाए। देखिए, अगर कहीं किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ करके अंधा बनने का ढोंग कर रहा हो तो उसको कोई रास्ता नहीं दिखा सकता है, उसका कोई उसको पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है। उसको तो गिरना ही गिरना है, उसको ठोकर लगना ही लगना है। और इस पूरे आंदोलन में भी ये स्थिति है। 11 राउंड की बातचीत तो केंद्र सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश के जो लोग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जैसे ही ऑर्डिनेंस भारत सरकार का आया था, ये लोग मेरे पास आए थे, इन लोगों ने कहा था कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की आत्मा को बड़ी शांति मिल रही होगी इस कानून, इस प्रकार के अधिनियम बनने से। और आज वही लोग आंदोलन के नाम पर कह रहे हैं कि इतने दिनों तक आंदोलन चलेगा। तो जनता सब जान रही है, देख रही है, समय आने पे उसका जवाब भी दे देगी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि प्रति व्यक्ति आय हाल के दिनों में दोगुनी हुई है। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में दोगुनी हो गई है, लगभग 90,000 के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। ये चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश तो बीमारू राज्यों में गिना जाता रहा है हमेशा से। देखिए, 4 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, और अगर उससे पहले आप जाएंगे तो उत्तर भारत के जो 4 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जिसमें मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना है, बिहार से झारखंड बना है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना है, ये सभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में आते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय के समकक्ष थी, यानी नेशनल एवरेज के बराबर थी। मैं जब उसके तह में गया, मैंने कहा आखिर इसके पीछे क्या कारण था कि 1947 में ये था, लेकिन उसके बाद एक आय लगातार घटती गई, और एक समय ऐसा भी आया 2015-16 तक जब ये आय 1/3 हो गई। आखिर क्यों? तो मेरी समझ में 2 बातें आई। एक, उत्तर प्रदेश खेती किसानी के लिए जाना जाता था, उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरा, यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर में बहुत यूनिट थी, बहुत अच्छा काम हुआ था, तो हम लोगों ने इसीलिए 2 पर फोकस करते हुए कार्य किया। इसने उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की ओर भी अग्रसर किया, और दूसरा, रोजगार सृजन का भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ। जब रोजगार सृजन होगा तो पैसा आएगी, एक निश्चित आय होगी, तो ये निश्चित आय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी 95,000 तक पहुंचाने में मदद की है। जबकि जब हम लोग आए थे उससे पहले 1 वर्ष पहले तक 43,000 तक मात्र थी। तो ये वृद्धि हुई है, 43,000 से हमने जंप किया है 95,000 तक, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बेहतर संभावना इस फील्ड में है। बेरोजगारी की दर भी हमारे यहाँ काफ़ी कम हुई है, क्योंकि नौकरी के अवसर निकले हैं, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, और लोग तेजी के साथ उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजी में कहावत है जिसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको बताऊं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पसंद किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नापसंद किया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पसंद किए जाए, नापसंद ना किए जाए, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ जी उस श्रेणी में आते हैं। आपके इन कपड़े को देखकर, आपकी इस डील डॉल को देखकर एक बड़ा पॉलिटिकल वर्ग ऐसा उसको लगता है कि भाई एक भगवाधारी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर क्यों? क्या ये आपने कभी महसूस किया है? क्योंकि हम नेशनल कैपिटल में या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में घूमते हुए हमेशा इसको महसूस करते हैं।
इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी। ये आज से थोड़े हो रहे, 2017 से ही हो रहा है। और ये तो 1998 से मैं गोरखपुर में भी देखता था। मैं 1998 से 2017 तक गोरखपुर में सांसद था। 2017 से मुझे प्रदेश का दायित्व दिया गया, तब भी मैं इस बात को सोचता था, लेकिन उससे न मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है, न प्रदेश की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता जरूर होती है कि जैसे जैसे प्रदेश विकसित हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ करके एक महाशक्ति यानी एक आर्थिक महाशक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वैसे वैसे उनकी पीड़ा भी बढ़ती होगी, उनके सारे अनुमान ध्वस्त होते होंगे, उनके पूर्वाग्रह जनता के द्वारा खारिज किए जाते होंगे। इसलिए पीड़ा अच्छी बात है, वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार के जनता और प्रदेश के शुभचिंतक ही हैं, क्योंकि अगर वह हमारा विरोध नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा विरोधियों की मंशा क्या है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से भी सहायता मिलती है। वो जितना हमारा विरोध करेंगे तो हमें लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। 4 साल से वो सोच रहे थे योगी जी एक गलती करें और हम उनको पकड़ें। उनको शायद लगा कोविड काल में मौका मिलने वाला है, लेकिन आपने उस परिकल्पना को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, टीम क्या वर्क, कोरोना काल आपके लिए सीखने वाला था? देखिए मेरे लिए, देखिए वे लोग तो बहुत अवसर देखते थे। हमने इन्वेस्टर समिट किया 2018 में, उससे पहले 2017 में जब मैं आया था तो इन्होंने हमारे यहाँ उस समय भी काफ़ी बड़ा हंगामा खड़ा करने का प्रयास किया था, जब गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मरे हैं। याद हो? कितना बड़ा झूठ था। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे, ये लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। 2018 में इन्वेस्टर समिट के पहले भी इन्होंने इसी प्रकार का वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास किया था। 2019 के पहले कुंभ के पूर्व भी इन्होंने इसी प्रकार का किया था। कुंभ का आयोजन हमने पूरी भव्यता के साथ किया, अब तक की एक यूनिक इवेंट रही। 2020 में भी इन्होंने तमाम प्रकार के षड्यंत्र किए। कोरोना कालखंड के पहले सोचते थे कि सरकार फेल हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगी। हमने कहा देखो, जैसे हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश और प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर के पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हमने प्रदेश के 72 इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्रदेश को निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना दिया है। हमने कुंभ को दुनिया के एक यूनिक इवेंट के रूप में बदल करके यूनेस्को जैसी संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी कहना पड़ा कि यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, उस रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसे ही बेहतर कोरोना प्रबंधन हम करेंगे, हमें कोई संदेह इसमें नहीं था, क्योंकि हमारे मार्गदर्शन के लिए, प्रेरणा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी सदैव तत्पर रहते थे, सदैव उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता था। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने यह सफलता प्राप्त की है। कोरोना आज हमारे यहाँ न्यूनतम स्तर पर है और हम लोग तेजी के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को फिर पूर्व की भांति आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी, अगर हम बात करें अयोध्या की, तो भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और लोगों ने कहा योगी और मोदी जब नहीं होंगे तब मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो कब होगा, और फाइनली वो हो रहा है। जल्दी ही उसका मूर्त स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों के मन में एक और सवाल है कि मथुरा और काशी ये कब मुगल कालीन चिन्हों से मुक्त होंगे? देखिए, इस देश ने नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जनता का संकल्प था, देश की आस्था थी, और उस संकल्प और उस आस्था को मूर्त रूप दिया जा रहा है। एक संकल्प था, उस संकल्प की पूर्ति हो रही है, और संकल्प पूर्ति का काम पूरा होने के बाद जनता का जो संकल्प होगा उस संकल्प के साथ हम लोग जुड़ेंगे। आज अयोध्या में भी मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, विकास की ढेर सारी योजनाएं वहाँ मूर्त रूप लेती जा रही हैं। काशी में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काशी विश्वनाथ धाम और पूरी काशी एक नए कलेवर के साथ पुरातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए, आध्यात्मिक थाती को संरक्षित करते हुए जिस नए कलेवर के साथ वैश्विक मंच पर आई है काशी विश्वनाथ धाम, उस दिशा में एक नया प्रयास है। आप वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, बरसाना है, गोकुल है, नंदगांव हैं, बलदेव हैं,
ये सभी तीर्थ विकसित हो रहे हैं। देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन सब विकास के कार्यों को अपनी आंखों से देख रहा है। इस बार तो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक भी वहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही है। ये सभी चीज़ें चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ हर एक फील्ड में यहाँ के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने का काम हो रहा। भौतिक विकास के फील्ड में भी उसको इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ाया। आपने कहा नारा लगा था रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, नारा ये भी लगा था अयोध्या अभी तो झांकी है मथुरा काशी बाकी है, तो ये नारा भी लगेगा? मैंने कहा ना, संकल्प राम भक्तों का अयोध्या के लिए कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। उन राम भक्तों को, उन पूज्य संतों को जिन्होंने राम मंदिर के कार्यों को अपनी आंखों से देखा नहीं है, सूक्ष्म जगत में रह करके जब वह इन चीज़ों का अनुभव करते होंगे तो उनकी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होती होगी। राम मंदिर निर्माण भारत की आस्था को सम्मान देने का एक कार्य है और उस संकल्प की पूर्ति का है। ये सभी समय के अनुसार आगे बढ़ने दीजिए और राम मंदिर का निर्माण पहले होने दीजिए। राम मंदिर का निर्माण भव्य भारत के लिए, नए भारत का एक नया ऐसा कार्य होगा जो देश और दुनिया के लिए बहुत कुछ संदेश देगा। आखिरी दो सवाल। पश्चिम बंगाल में आप स्टार प्रचारक हैं, जाने वाले हैं, होके भी आए हैं, नाथ संप्रदाय से भी जुड़े लाखों लोग वहाँ पर रहते हैं। क्या मैसेज होगा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर ऐसे वक्त जब पॉलिटिकल फाइट इतनी नैरो हो गई है, इतनी संकीर्ण हो गई है कि वहाँ पर हिंसा से कम पर बात ही नहीं होती है? देखिए, बंगाल भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भूमि है। और बंगाल की धरती में मुझे तो आश्चर्य होता है कि शासन की योजनाओं को वहाँ तक, उन गरीबों तक, उन गांवों तक आज तक क्यों नहीं पहुँचने दिया गया। 1885 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ नाम का एक उपन्यास लिखा था। बंगाल के विप्लव के बारे में उसमें बहुत विस्तार से चर्चा है। अगर बंगाल के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में देखना है तो दृश्य आज भी देखने को मिलते हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर तो कोई काम करती नहीं, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं को भी लागू नहीं होने देती। वहां गरीबों को आवास नहीं मिलते, वहां पर गरीबों के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लागू नहीं किया गया। जो देश के किसान, उत्तर प्रदेश में 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित थे। 6,000 रुपये सालाना उन्हें मिल जाता है, उनके खाते में आ जाता है। बंगाल का किसान उससे वंचित है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने, टीएमसी की सरकार ने लागू नहीं होने दिया। प्रदेश में हम, उत्तर प्रदेश में हम 40 लाख गरीबों को 4 वर्ष में मकान दे दिए एक एक। बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देता है। प्रदेश के अंदर 6 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कवर हमने दिया है। वे बंगाल में आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने देते हैं। हमने प्रदेश के अंदर 1,38,00,000 लोगों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए हैं। बंगाल के अंदर ये लागू नहीं होने देते। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दिए, वे लागू नहीं होने देते। ये सब भारत सरकार से मिलने वाली सहायता है, भारत सरकार के सहयोग से हम कर रहे हैं। तो खुशहाली उत्तर प्रदेश में होगी या बंगाल में होगी? जब लागू हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं, ईमानदारी से लागू कर रहे हैं, इसीलिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के जब चलती हैं तो उसका दोगुना लाभ और कई गुना लाभ जनता को प्राप्त होता है। लेकिन जब दोनों अलग अलग ध्रुव हो जाते हैं, केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं लागू कर देंगे, जब ये बेंड अपॉन करके कोई राज्य सरकार तय कर देगी तो हो सकता है उनको अपनी राजनीतिक संतुष्टि हो जाए। सफ़र तो गरीब करता है, गांव करता है, किसान करता है, नौजवान करता है, और यह बंगाल के अंदर हो रहा है। एक आखिरी सवाल। मैं आपको इतने नज़दीकी से, इतने सालों से जानता हूँ, मैंने आपको कभी थकते, रुकते या आराम करते हुए नहीं देखा। इन 4 सालों में भी आपने
24/7 काम किया है। क्या इन 4 सालों में एक भी छुट्टी ली है योगी आदित्यनाथ ने? नहीं, क्या एक भी दिन अपने लिए निकाला है उन्होंने? देखिए, मेरे लिए अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ है प्रदेश का है, देश का है। मेरा एक ही धर्म है, वो राष्ट्र धर्म है। जो इस देश का धर्म है वह मेरा धर्म है। मेरी उपासना विधि अलग हो सकती है, और चरेवेति चरेवेति के इस मंत्र के साथ हम लोग निरंतर चलते हैं। अपने लोक कल्याण के पथ को अग्रसर कर रहे हैं। लोक कल्याण के माध्यम से राष्ट्र कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, यही जीवन का उद्देश्य है, और इसमें सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। और चुनाव में आप किससे मुकाबला देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, या कोई और अलायंस? देखिए, आपने शिवपाल जी का नाम क्यों छोड़ दिया? या कोई और अलायंस बोला मैंने, या कोई और अलायंस? तो उसमें ओवैसी भी आ गए। उनको भी तो नेता मान लें। ये तो प्रदेश की जनता पहले ही तय कर चुकी है। 2014 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में भी। 19 में तो सभी एकजुट होकर के लड़े थे, तो जनता पहले तय कर चुकी है। 2022 में बेहतर परिणाम आएंगे। बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, केवल कार्य करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जी। योगी आदित्यनाथ बहुत बहुत जी। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं सब खड़े होके आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें, क्योंकि राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्होंने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है जिसको कम करना या मिटाना अब मुझे मुश्किल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी।